एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों नमस्कार। इवन एलटी ग्रेड के अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये जीएस के क्वेश्चंस हैं और जो कि वेरियस एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। कल 50 क्वेश्चन मैंने कराए थे, जो एक गरम दल वाला आंदोलन था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। आइए 50 क्वेश्चंस के बाद देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक एक ऑप्शन है, यहां देखिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर, टी एस अलकॉट। होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था? यह बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने। किसका योगदान नहीं था आपको बताना है, तो टी एस अलकॉट का स्थान नहीं था। होम रूल लीग की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, एनी बेसेंट शामिल थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। ये तीन नाम थे होम रूल लीग की स्थापना में, आपको ध्यान में रखना है। तिलक का, बेसेंट का, सुब्रमण्यम अय्यर का। टी एस अलकॉट का कोई खास नाम यहां पर इंडियन होम रूल लीग में नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आपको बताना है दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन आपके फुल स्क्रीन पे है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर भी दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही जो गदर क्रांति से संबंधित लोग थे, इनको लगा कि अच्छा मौका है एक भारत को स्वतंत्र कराने का, तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारणों पे अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर है, और किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? किस अधिवेशन में? ये क्वेश्चन है, यहां पर देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो था, उसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो था उसमें। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। जो वारिंद्र घोष है, बंगाली थे, तो वारिंद्र घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। उस गुप्त क्रांतिकारी संगठन का नाम अनुशीलन समिति था। ए ऑप्शन देख लीजिए। वारिंद्र घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था, उसका नाम था अनुशीलन समिति। वारिंद्र घोष किससे जुड़े हुए हैं? अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं। गुप्त क्रांतिकारी संगठन है अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ये मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा कि ये लोग अनुनय विनय यही सब काम करते हैं, इससे कुछ नहीं होना जाना है। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था कि इससे कुछ होगा नहीं अनुनय विनय से? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन है, ये देखिए, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन का मतलब कि अपने देश की चीजों को ही अपनाओ, अंग्रेजों की चीजों को बहिष्कार करो। उनके जो कपड़े आते थे बन के, या उनकी वेरियस थिंग्स आती थी, उनकी होली जलाई गई, उनको मतलब बहिष्कार किया गया। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? वंडरफुल क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। इवन पेड वाले जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतियोगी हैं, उनसे निवेदन है कि द वॉरियर्स जो चैनल है,
टेलीग्राम पर फ्री वाला जो चैनल है द वॉरियर्स, उसको जरूर उस पर आए और लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि उस पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देता रहूंगा। ओके, और फ्री चैनल पे और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलनी है जो मैं सिर्फ फ्री चैनल पर दूंगा, टेलीग्राम के द वॉरियर्स पर। उसको मैंने कल भी दिखाया था, आज भी मैं आपको दिखा देता हूं। जो टेलीग्राम पर मेरा फ्री चैनल है, हम लोग प्लान कर रहे हैं बहुत सारी चीजें उस पर देंगे जो हम कहीं नहीं देंगे, फ्री चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि सब कुछ पेड नहीं रख सकते हम। और ये भी बता दें आप सबको, पेड वाले बच्चों या पेड वाले प्रतियोगियों, भाइयों बहनों मित्रों, जो भी समझ लें, 10% टोटल पेड वीडियोज का 10% वीडियोज यूट्यूब पर जाएंगे प्रमोशनल पर्पज से, क्योंकि यूट्यूब ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस वजह से आप मुझे जानते हैं। यूट्यूब पर नहीं जाऊंगा या एक भी वीडियो नहीं पढ़ेंगे तो लोग कैसे जानेंगे। तो शुरू में अभी ग्रामर और जीएस की शुरुआत है, तो वीडियोज यूट्यूब पर जाने स्वाभाविक है। डोंट गेट वरीड अबाउट कि सर यूट्यूब पर भी वही दे रहे हैं, पेड में भी वही दे रहे हैं। नहीं, पेड में 90% वीडियोज ऐसे होंगे जो यूट्यूब पर नहीं होंगे, और यही हर जगह का हाल है, हर एक कोचिंग का हाल है। यूट्यूब पर तो वीडियो डालेंगे ना। और ये देखिए, ये मेरा फ्री चैनल है द वॉरियर्स, शायद दिख रहा हो द वॉरियर्स। तो द वॉरियर्स पे आपको जाना है और ये फ्री टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, द वॉरियर्स। इसका कुछ इस तरह से लोगो दिख के आएगा, द वॉरियर्स। तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आने वाले दिनों में हम वो चीजें देंगे जो कहीं नहीं देंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो द वॉरियर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर ये चैनल है मेरा। और इस चैनल पे हम बहुत सारी चीजें देंगे जो ना तो हम यूट्यूब पर देंगे, ना हम किसी पेड क्लास में देंगे। तो ये एक इंडिस्पेंसिबल चैनल होने जा रहा है, इसको हम टारगेट करेंगे, क्योंकि जब से ऐप पर आने के बाद जो टेलीग्राम पर पेड चैनल थे उनका इतना महत्व नहीं रह गया। अब ज्यादा महत्व इस चैनल का है टेलीग्राम पर। इस पर बिल्कुल एक तरह से ये समझ लीजिए पेड की तरह ही चलेगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके दोस्तों, खैर आइए टॉपिक पे आते हैं। फी स्ट्रक्चर मैं हर बार बताता ही हूं आपको। टोटल फी स्ट्रक्चर है टीजीटी के, जहां तक बैच की बात है, टीजीटी के बैच के बारे में हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमारी टीम इस पर विचार कर रही है कि हम कितना फीस रखें। बाकी चीजें जल्द ही आपको टीजीटी का बैच मिलेगा, जिसमें कंप्लीट टीजीटी हम मिनिमम कॉस्ट में कवर करने जा रहे हैं। अनलाइक अदर टीचर्स जो कि टीचर नहीं हैं, पढ़ा रहे हैं, या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ा रहे हैं, हम बिल्कुल धारदार तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल शार्प प्रिपरेशन करवाएंगे टीजीटी की, जैसे एलटी की करवा रहे हैं। आपने देखा होगा एलटी की पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो, चाहे ग्रामर का जो साइंटिफिक तरीका होता है ग्रामर पढ़ने का, वो हम दे रहे हैं। सीधे एक्सरसाइज और उसकी व्याख्या, एक्सरसाइज व्याख्या, एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन, सीधे। तो एक साइंटिफिक अप्रोच से जुड़िए, एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़िए, सही आंदोलन से जुड़िए, फायदा मिलेगा। नहीं वही लकीर का फकीर से जुड़े रहेंगे, सफलता उसमें नहीं मिल पाएगी। मुश्किल होता है सफलता। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो तो कहीं भी सफल हो जाएगा। मेरी बात को समझें आप लोग, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो कहीं भी सफल हो जाएगा। एक टीचर की बहादुरी इस बात में है, एक टीचर की काबिलियत इस बात में है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट ना होने वाला हो उसे सेलेक्ट करा दे। हम एग्जैक्टली वहां वर्क कर रहे हैं, बेसिक से, बिल्कुल कुछ चीजों के बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। हम जो पढ़ाई का गूढ़ रहस्य है वो आपके सामने उजागर कर रहे हैं कि आप ये किताब पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ाई पढ़नी है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो हमारे यहाँ उन कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन होने जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं टोटल एलटी की सीट्स का 50% सिलेक्शन हम अपने यहां से देंगे। ऐसे ही ये दावा करना इतना आसान काम नहीं है। यही इसीलिए क्योंकि हमारा अप्रोच जो है, हमारे यहाँ जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, अगर 50% बच्चे भी जैसा मैं कह रहा हूं अगर तैयारी करते हैं, 100% दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड अनडाउटेडली। एंड ऑफ द डे एलटी का हवा नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, टीजीटी पीजीटी का हवा नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। इतना बड़ी चीज नहीं है, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। बस शर्त एक है, जैसे मैं कहूं वैसे तैयारी करो। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम कब बना? स्वदेशी आंदोलन में
सबसे ज्यादा उभर कर आया ये स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे, बताना है। एक और दो हैं, देखिए कॉमनवेल्थ ये निकालती थी। कौन कौन से? कॉमनवेल्थ निकालती थी, ठीक है, कॉमनवेल्थ निकालती थी, और शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अपार्ट फ्रॉम कॉमनवेल्थ ये न्यू इंडिया भी निकालती थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो समाचार पत्र थे, तो एक और दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? फिर से देखिए, अतिवादियों मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्मपंथी थे, और उदारवादियों जो लिबरल थे, इनके पुनर्मिलन, जो इनका मिलन करवाया, हाँ, इनका झगड़ा शांत करवाने की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी मतलब किसने इनका झगड़ा शांत करवाया था? क्योंकि उदारवादी थे, उनकी विचारधारा अलग थी, वो धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, रिक्वेस्ट करना चाहते थे, वो अंग्रेजों से डायरेक्ट लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जो गर्मपंथी थे, कहते थे नहीं हमारा देश है, मार के भगा देंगे। गर्मपंथियों की यह विचारधारा थी, एक्सट्रीमिस्ट की यह विचारधारा थी। तो दोनों में मतभेद होना स्वाभाविक था। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि दोनों में मिलन किसने करवाया? फूट भी हुई, कई बार झगड़े भी हुए, लेकिन दोनों में मिलन किसने करवाया, किसकी भूमिका थी, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? कौन था प्रमुख शिल्पी? यही एनी बेसेंट थी। ये बीच बचाव करती थी। दो लोगों में जैसे झगड़ा होता है ना, बीच बचाव करने वाला होता है, तो ये बीच बचाव करती थी, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? अशांति के जनक के रूप में, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। वंडरफुल क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन वेरियस एग्जाम्स। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा था? अभी ये भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं अलग से बता दूंगा। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? देखिए, दो होम रूल लीग 1915 से 16 के बीच में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तिलक व एनी बेसेंट के, तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा। ओके, एक तिलक के द्वारा आरंभ की गई, एक एनी बेसेंट द्वारा आरंभ की गई। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, अंततः देश का वो कौन सी थी? देखिए क्वेश्चन, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में, यहां ऊपर देखिए, यहां पर देखना है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वह थी कौन सी घटना थी जिसने मतभेद के बीज बोए और अंत में देश का डिवीजन करा दिया, विभाजन करा दिया? वो कौन सी घटना थी, आपको बताना है। ये देखिए डी वाला ऑप्शन देखिए, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। ये एक ऐसी घटना थी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। ये गलत काम था। हम भारतीयों को, हम हिंदुओं को, हम मुसलमान भाइयों को विभाजित करने की अंग्रेजों की पॉलिसी थी। मतलब अब ये कह दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से कोई एक विशेष समुदाय का व्यक्ति ही चुन के आएगा, हिंदू ही चुन के आएगा या मुसलमान ही चुन के आएगा, तो ये गलत बात हो गई ना। आज के इंडिया में देखिए, हिंदू बहुल इलाकों में भी मुसलमान भाई लड़ते हैं, मुसलमान और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी हिंदू भाई लड़ते हैं चुनाव। लेकिन उस समय अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, बांटो एवं राज्य करो की नीति के तहत ये विभाजन के बीज बोए गए। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण किया गया। इस घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में, इसी घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश के विभाजन में अहम योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था?
हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। क्या कहा था सरोजिनी नायडू ने? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने? सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? एक त्रिगुट है, लाल बाल पाल, ये त्रिगुट है। इसमें कौन सा व्यक्ति, लाल बाल पाल में से कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। ये बाल तो कभी नहीं बन पाए, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, लेकिन लाला लाजपत राय ये त्रिगुट में से जो लाल को रिप्रेजेंट करते हैं वो त्रिगुट, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए। क्वेश्चन नंबर 65, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य लिखा गया। अभी भी अवेलेबल है, आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। कामाटा गारू, ये कामाटा गारू क्या है? कामाटा गारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कामाटा गारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था दोस्तों। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई? प्रार्थना और याचना की नीति कब समाप्त हो गई? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। ये अंग्रेज बहुत होशियार थे, ये मान नहीं रहे थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 दी हुई है और इसको लीजिए, जूम कर देता हूं, लीजिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा है, उधर वंदे मातरम है, भीकाजी कामा है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, एनी बेसेंट है, द तलवार है, कॉमनवेल्थ है। आइए इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनी बेसेंट, अभी मैंने बताया न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम के अखबारों का इन्होंने वो किया, ये हो गया। आप देखिए, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक संगठन की स्थापना की थी। भीकाजी कामा, अगर भीकाजी कामा की बात करें तो इनमें क्या होगा? द तलवार से जुड़ी हुई हैं। द तलवार नामक ये पत्रिका होगी या अखबार होगा, उससे जुड़ी हुई है भीकाजी कामा। और डी की बात करें तो ये अरविंद घोष, आप जानते हैं, वंदे मातरम से कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 3 1 4, ये ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, भीकाजी कामा। भीकाजी कामा किससे जुड़ी हुई है? 2 के बाद 3 आया, तो 3 किसमें होगा? द तलवार। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट सी है, तो मतलब 4 हो जाएगा, कॉमनवेल्थ। और उसके बाद अरविंद घोष, वंदे मातरम। हालांकि बंकिम चंद्र चैटर्जी का नाम आपको याद रखना होगा व्हेन इट कम्स टू वंदे मातरम। somehow अरविंद घोष माइट बी रिलेटेड टू वंदे मातरम, इसलिए दिया हुआ, कुछ उन्होंने लिखा जरूर होगा वंदे मातरम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, पहली चीज। उसके बाद कामाटा गारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। अब आपको बताना है सही क्रम, तो 2 3 1 है सही क्रम। 2 3 1, देखिए पहले कामाटा गारू प्रसंग हुआ। कामाटा गारू क्या है कि ये लोग कनाडा में उतरना चाह रहे थे, उनको नहीं उतरने दिया गया। ये मतलब एक जहाज थी कामाटा गारू, ये ध्यान रखिए। तो कामाटा गारू की जो घटना थी, वो कामाटा गारू की घटना कब हुई? सबसे पहले हुई। इन 3 घटनाओं में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कामाटा गारू की घटना हुई, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। ओके, फिर उसके बाद ये यहां पर तिलक का होम रूल लीग हुआ, की स्थापना हुई। तो कामाटा गारू प्रसंग सबसे पहले हुआ। और कामाटा गारू प्रसंग क्या था, मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूं। कामाटा गारू प्रसंग यहीं पर लगे हाथों।
तो गामाटागारू एक जहाज थी दोस्तों जिस पर भारतीयों ने इसे हायर किया था, और ये लोग एक जापानी समुद्री जहाज था जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 376 लोगों को बैठाकर बाबा 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर कनाडा के लिए रवाना हुए थे। ये कनाडा के लिए ये लोग रवाना हुए, वहां पहुंचे भी, लेकिन वहां पर वापस भेज दिया गया। 24 लोगों को वहां पर पहुंचे, लेकिन बाकी लोगों को वहां पर उतरने नहीं दिया गया, वापस भेज दिया गया। और जब वापस भेज दिया गया तो जहाज वापस कोलकाता पहुंचा, तो इस जहाज पर फायरिंग कर दी अंग्रेजों ने। कहने का मतलब पहले कनाडा गया, कनाडा से वापस किया गया, तो फिर इंडिया की तरफ लौटा। जब इंडिया की तरफ लौटा तो इस पर अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी कामाटागारू जहाज पे। तो कहने का मतलब इस घटना से भी बहुत शौक लगा और भारतीयों में एक और ज्यादा अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लहर दौड़ गई। इसको ना तो कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी गई, ना यूएस में प्रवेश की अनुमति दी गई। तो इस घटना का भी बड़ा प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब कामाटागारू एक जहाज था, कनाडा गया, कनाडा से वापस किया गया, तो यहाँ इंडिया आया, इंडिया में भी नहीं उतरने दिया गया इसे। तो इस घटना का बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा भारतीयों पर, और आजादी की लहर और तेज। तो कामाटागारू प्रसंग पहले, इन 3 घटनाओं में सबसे पहले कामाटागारू प्रसंग हुआ, फिर उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ, और उसके बाद तिलक का होम रूल लीग की स्थापना हुई। तिलक के होम रूल लीग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 71, सूरत की फूट। ये जैसे डेट्स है बेसिक, आपको ध्यान में रखना है कि सूरत की फूट कब हुई, सूरत में विभाजन कब हुआ। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दल वालों के हाथ में आ गई। 1907 में जब सूरत की फूट हुई, सूरत में विभाजन हो गया, तो फिर से कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई। क्योंकि नरम दल थे, ये रुपए पैसे वाले आदमी थे, इनके पास पैसे होते थे, ये बड़े ही एक शांत प्रकृति के इंसान होते थे। तो 1907 के बाद किसके हाथ में कांग्रेस आ गई? नरम दल के हाथ में कांग्रेस आ गई। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? जो पॉलिटिकल फ्रीडम है किसी नेशन के लिए ऑक्सीजन है, या किसका स्टेटमेंट है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसने दिया? यह कथन दिया अरविंद घोष ने। अरविंद घोष का स्टेटमेंट है दोस्तों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। ध्यान में रखिएगा, द डे द बंगाल डिवीजन वॉज इंप्लीमेंटेड, ऑन द सेम डे राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट को कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कलकत्ता अधिवेशन 1917 याद रखना है। किसने कहा था? तिलक भारतीय शांति के जनक है। मैं कह रहा था अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं मैं बताऊंगा। वी चिरोल ने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने क्या कहा था? उनका स्टेटमेंट था कि तिलक भारतीय शांति के जनक है। वी चिरोल का स्टेटमेंट है ए ऑप्शन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका था। उन्होंने सोचा था कि वहां का जो जज है वो बैठा हुआ है, बम उस दिन संयोग से वो नहीं बैठा हुआ था, बट बहुत बहादुर थे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद चाकी। और मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया, कब किया गया था? 1908 में किया गया था। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। हालांकि बाद में फांसी दे दी गई थी इन लोगों को। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ, ब्रॉड लेवल पर विरोध हुआ। अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बमकांड में अरविंद घोष फंस गए थे, इनका बचाव किस वकील ने किया था? सीआर दास ने किया था, डी ऑप्शन। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? एनी बेसेंट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया था? समझौता करवाया था एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, यह पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताए दे रहा हूं, यह क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब जो 16 अक्टूबर 1905 है, ये किस लिए फेमस है, ये तारीख क्यों फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस डेट का क्या सिग्निफिकेंस है, 16 अक्टूबर 1905 का क्या सिग्निफिकेंस है, आपको बताना है इस डेट का सिग्निफिकेंस। तो इस डेट का सिग्निफिकेंस है, इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग जो बंगाल विभाजन है इंप्लीमेंट किया गया था। इसी 16 अक्टूबर 1905 को औपचारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन एक है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना होगा, आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए कथन एक है, पहले देखते हैं। यहां पर देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, मैं इसको जूम करके ही दिखाता हूं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। ओके, पहला स्टेटमेंट है, कथन जो है ये है। फिर से देखिए कथन को, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कथन दो देखते हैं, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। अब देखिए दो स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट को समझ लेना समीचीन होगा। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की किसने? बाल गंगाधर तिलक ने नेशनलिज्म का प्रसार करने की कोशिश किया। यह आपका पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कथन दो क्या है? तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। अब इसमें चार ऑप्शन है आपके पास, दोनों कथन व्यस्ततः सही है और कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। पहला जो इसमें ऑप्शन है, कहा जा रहा है कि दोनों कथन सही है, कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन, दोनों कथन व्यस्ततः सही है परंतु कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। कथन एक सही है परंतु कथन एक असत्य है। देखिए यहां पर देखते हैं उत्तर क्या होगा। उत्तर यहां पर आपका दो हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों कथन सही है परंतु कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं। दोनों कथन सही है, जो यहां पर कथन दिए गए थे ये और ये दोनों कथन सही है। दोनों कथन मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया, यह बिल्कुल सही है। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया, दोनों सही हैं, लेकिन ये आपस में रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जो गणपति उत्सव शुरू किया उधर महाराष्ट्र की साइड, ये सब सही बात है कि राष्ट्रवाद की बढ़ावा, अगर बी ऑप्शन में कथन दो में ये दिया होता तो कथन दो कथन एक की व्याख्या करता, लेकिन यहां पर दोनों कथन तो सही हैं। तिलक ने कंट्रीब्यूट किया, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया था, यह बात सही है। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए भी काम किया, लेकिन दोनों कथन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। अब यह स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि एनी बेसेंट ने क्या किया, होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। ओके, होम रूल आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के साथ साथ काम किया एनी बेसेंट ने। दूसरा है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था।
स्टेटमेंट एक है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के साथ काम किया। कथन दो है, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं, कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। भाई उन्होंने इसीलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के साथ काम करना पसंद किया, क्योंकि वो जानती थी कि हमारा जो होम रूल आंदोलन है, हम जो भारत की आज़ादी के लिए, भारत के ऑटोनॉमी के लिए हम जो आंदोलन चला रहे हैं, भारत की स्वायत्तता के लिए, उसके लिए आम जन का समर्थन आवश्यक है। और आम जन के समर्थन के लिए मुस्लिम लीग का भी समर्थन उन्होंने लिया, कांग्रेस का भी समर्थन उन्होंने लिया। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। ओके, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था, वो कौन था? चंद्रशेखर आजाद। जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था उसमें अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, इन सबको फांसी दे दी गई थी। किसको किसको? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 का प्रारंभ का तत्कालिक कारण बार बार पता है आपको, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की अंतरिम सरकार कहां बनी? अफगानिस्तान में बनी थी। और अंतरिम सरकार का गठन कर लिया था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। उसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस दो दलों में बंट गई। कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ और ये नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। नरम दल, गरम दल में विभाजित हो गई। स्वदेशी आंदोलन के कारण यह डिवीजन हुआ था। दोनों की पॉलिसी अलग अलग थी। नरम दल वाले कहते थे नहीं हम रिक्वेस्ट करेंगे, गरम दल वाले कहते थे नहीं, रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था, फिर से महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। किसके द्वारा? सावरकर के द्वारा। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या सिमिलैरिटी है आपको बताना है। क्या चीज कॉमन है? ये कॉमन है कि वे काकोरी षड्यंत्र मामले में से संबद्ध थे। ये किससे संबद्ध थे? काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि एक नरमपंथी आंदोलन से संबंधित थे। और भी क्वेश्चन लेके आपके सामने आता रहूंगा, गांधी युग से रिलेटेड क्वेश्चन लेके और बहुत सारे क्वेश्चन लेके, और आपको ढेर सारी जीएस से रिलेटेड जानकारियों से अवगत कराता रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। ये जान लीजिए जीएस में जैसे मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। एक ब्रॉड एक्सपीरियंस है जीएस का, और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कम समय में जीएस कैसे बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है, चाहे वो एलटी के लिए हो, सीडीएस मुंह से निकल रहा है, हालांकि सीडीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलटी के लिए चाहे हो, चाहे यूपी टेट के लिए हो, चाहे सुपर टेट के लिए हो, जीएस मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये बहुत कम लोग हैं यूट्यूब पर जो इतने प्रिसाइज तरीके से, शार्प तरीके से आपको बता पाएंगे, क्योंकि एक लंबा अनुभव है तैयारी का, पीसीएस का, आईएएस का, एनडीए का, सीडीएस का।
कई बार एसएसबीज में जाना, बाकी चीजें। तो जीएस अगर मैंने अपने पास रखा है, खुद पढ़ाने का डिसीजन लिया है अपार्ट फ्रॉम बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो उसका कारण है क्योंकि जीएस का बहुत ब्रॉड एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ हूं। कहां से आपको मैं ये तो बता ही दूंगा कि कहां से क्या पढ़ना है, और चूंकि वही मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको विद्वान बनाने के लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर विद्वान बनने का शौक है, किसी और के पास जाइए। अगर एग्जाम निकालने का जुनून है तो मेरे पास आइए और मेरे से ट्रिक्स लीजिए, टिप्स लीजिए, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचनाओं का बिल्कुल हर जगह, यूट्यूब पर, गूगल पे, हर जगह इतनी सूचना है, इतने ज्ञान, मतलब ज्ञान के स्रोत हैं। आपको यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तैयारी के लिए। आंख मूंद कर पढ़ने से वही बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ वो हार्ड वर्क आपका स्मार्ट भी होना चाहिए। अदरवाइज अगला बंदा बाजी मार ले जाएगा, आप कठिन से कठिन 12-14 घंटे भी पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए। जैसे मैं कहूं सब पर यकीन किया, एक बार मेरे पर यकीन करके देखिए, यू विल डेफिनेटली बी गेट सक्सेस। ये ध्यान में रखना है आपको। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। टेलीग्राम पर फ्री वाला जो चैनल है द वॉरियर्स, उसका मैंने लोगो शुरू में ही दिखा दिया, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पे मैं आने वाले दिनों में उन चीजों को दूंगा जो मैं कहीं नहीं दूंगा, ना तो पेड में, कहीं भी नहीं। तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, बल्क अमाउंट में सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जो चैनल है, कुछ चीजें यूट्यूब पर भी डाली जाएंगी जो पेड में नहीं डाली जाएंगी आने वाले दिनों में। इसलिए यूट्यूब को जिन बच्चों ने, जितने लोग मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे, तो कल कोई वीडियो आएगा वो आप नहीं देख पाओगे। एग्जाम कल नजदीक होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें। और जो एक तरह से, अगर मैं ज्यादा अपने आप को ओवर स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूं, जो स्टेचर है उस हिसाब से अच्छे खासे सब्सक्राइबर होने चाहिए। सब्सक्राइबर्स कम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, अच्छाई का प्रसार करवाओ भाई। आपके भाई का चैनल है, उसको बिल्कुल थोड़ा सा उसको पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो एक क्यों नहीं आप लोग इतना एफर्ट करते कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की रीच हो यूट्यूब चैनल पर मेरे, द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश पे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। अगर एक बंदे ने एक एक दो दो लोगों से भी सब्सक्राइब करवाया तो कितने लोग हो जाएंगे। मैं बिल्कुल इस मामले में आपकी हेल्प चाहता हूं, आपका आह्वान करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। टेलीग्राम का जो फ्री वाला चैनल है उस पर आइए, और बिल्कुल मैं धमाल मचा दूंगा। आने दीजिए LT ग्रेड और TGT को। जिस हिसाब से तैयारी मैं करवाऊंगा कोई नहीं करवा पाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।